फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों, साधना शिक्षा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं पवन कुमार आप लोगों को सीटेट के प्रीवियस पेपर सोल्व करा रहा हूं। आज अपन सोल्व करते हैं सीटेट जुलाई 2019 में जो पेपर हुआ था लेवल 2 का सामाजिक विज्ञान वाला विषय का। तो साथियों, सीटेट की तैयारी के लिए प्रीवियस पेपर बहुत ही कारगर साबित होते हैं और प्रीवियस पेपर सॉल्व करने से हमको पेपर की नेचर का पता चलता है और हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। दोस्तों, सामाजिक विज्ञान विषय की तैयारी के लिए आप एनसीईआरटी कक्षा 6 से 8 तक की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं और उसकी समरी समझ सकते हैं। क्योंकि अब समय कम बचा है तो आप प्रीवियस पेपर लगाइए और एनसीईआरटी समरी पढ़िए, राइट। और प्रीवियस पेपर मैं सॉल्व कर रहा हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो बनाकर। आप वीडियो के माध्यम से भी प्रीवियस मेरे साथ सॉल्व कर सकते हैं। साथियों, पेपर सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ। साधना शिक्षा एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यहाँ केवल सिर्फ एजुकेशन वीडियो ही अपलोड नहीं किए जाएंगे, बल्कि वो वीडियो भी अपलोड किए जाएंगे जो कि जिनसे आपको मोटिवेशनल मिले। तो साथियों, जिन बच्चों ने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सफलता की या जिन व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने जीवन में सफल है, तो उन लोगों ने कैसे सफलता हासिल की है उनका मैं डायरेक्ट इंटरव्यू लेकर आप लोगों को शेयर करूंगा, अर्थात अपलोड करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आप एजुकेशनल वीडियो एंड एजुकेशनल मोटिवेशन पाने के लिए साधना शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए साधना शिक्षा चैनल पर। ओके दोस्तों, आगे सॉल्व करते हैं अपने पेपर को। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए फीचर ऑफ एथियन डेमोक्रेसी। ठीक है, इसमें फोर्थ ऑप्शन है, 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। और सेकंड ऑप्शन है, सभी नागरिकों को सेना व नौसेना में अपनी सेवाएं देना होती थी। और थर्ड ऑप्शन है, मामलों के निर्णय के लिए आयोजित की गई सभी सभाओं में सभी नागरिक उपस्थित होते थे। और फोर्थ ऑप्शन है, कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी के माध्यम से की जाती थी। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट। क्योंकि फर्स्ट क्यों होगा? फर्स्ट इसलिए होगा कि एक एथियन लोकतंत्र में सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में सेवा करने की उम्मीद थी। सभी नागरिकों ने विधानसभा में भाग लिया और पदों की नियुक्ति के लिए लॉटरी के माध्यम अपनाई गई है। और वहाँ के एक नागरिक बनने के लिए उम्र कम से कम 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए और पूर्ण सेवा यानी आर्मी में भर्ती होने के लिए एक कैपेसिटी होना चाहिए। और महिलाओं, दासों, मेडिक्स और बच्चों को नागरिक बनने की अनुमति नहीं थी। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज समुद्रगुप्ता पॉलिसी स्पेशली टुवर्ड्स द रूल्स ऑफ दक्षिण पथ। ठीक है, दक्षिण पथ के लिए समुद्रगुप्त की क्या रणनीति थी, क्या योजना थी, उसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, इसमें आप अपन डायरेक्ट ऑप्शन की तरफ ही बढ़ेंगे, ज़्यादा वीडियो पढ़ा ना हो। ठीक है, तो दक्षिण पथ के लिए उनकी वहाँ के शासकों के लिए उसकी रणनीति थी, इन्होंने हार स्वीकार की व इन्हें उन्हें शासन करने के लिए अनुमति दी गई। क्या दक्षिण पथ के शासकों के प्रति इसकी क्या रणनीति थी? वहाँ के शासकों ने समुद्र से हार स्वीकार कर ली, लेकिन समुद्रगुप्त की राजधानी बहुत दूर थी तो वहाँ से हैंडल करने में इसको दिक्कत हो रही थी। तो इसलिए इन्होंने इनको जीत तो लिया लेकिन उनको शासन करने की वापस अनुमति दे दी। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब ये मैचिंग वाला क्वेश्चन आया, 33 नंबर क्वेश्चन है। देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है कला की वह तकनीक। फर्स्ट स्टेटमेंट है, कला की वह तकनीक जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक थी। तो देखो, पहले का मिलान कर लीजिए जो कि आपको इजी लगे, बाकी ऑप्शन मिलान करने में आसानी होगी। तो कह रहा है फर्स्ट, कला की वह तकनीक जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक थी। तो कौन सा होगा इसमें? नामावली, नयन विराम, रूप चित्रण, इतिहास चित्रकला, तेल चित्रकला। तो इसमें होगा कला की वह तकनीक जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक थी। तो तेल चित्रकला, ऑयल पेंटिंग होगी इसका पहले का
फोर्थ आएगा, फोर्थ के साथ कनेक्ट करेगा। पहले का इसमें क्या है, चौथे का ए का फोर्थ आ रहा है। अब इसी ऑप्शन में ही देख लीजिए, राइट आंसर में बी का क्या फर्स्ट में जाएगा। चित्रकारी जिसमें भारतीय भूदृश्य को अनूठा अनछुआ दिखाया जाता है, तो वो किस में दिखाया जाता था, नयनवी राम में, नयनवी राम। भारत में यूरोप वासियों की ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली, धन संपदा और रोब दाप दर्शाती चित्रकला। कौन सा रोब दाप दर्शाती, तो ये है रूप चित्रण, सी का दूसरे के साथ रूप चित्रण, ठीक है। और अब बचा है आपका फोर्थ, ब्रिटिश साम्राज्य इतिहास और विजय दृश्यों को चित्रित करने वाली चित्रकला, इतिहास चित्रकला, ठीक है। अब इनके एक एक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या है कि भाई ऑयल पेंटिंग क्या होती है, कि ऑयल पेंटिंग क्या होती है, इतिहास चित्रकला क्या होती है, इससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट होगा, क्लियर होगा साथियों। तो देखो, ऑयल पेंटिंग एक प्रकार की पेंटिंग है जिसमें विभिन्न पिगमेंट का इस्तेमाल पेंटिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। और इसको सुखाने वाले तेल, मतलब इसको सुखाने के लिए पिगमेंट के बाध्यकारी माध्यम रूप से काम करता है, जिसमें अलसी का तेल, खसखस का तेल, अखरोट का तेल और कुसुम से बने सूखे तेल चित्रों को माध्यम से खींची गई छवियों का इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए इसको ऑयल पेंटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है, सूरम में भी एक आदर्श परिदृश्य है और इसमें कलात्मक अपील है और जंगलीपन के कुछ तत्वों के साथ सुंदर बनाते थे, ठीक है। और चित्रांकन एक प्रकार की पेंटिंग है जो भारत में भव्य जीवन शैली, धन और यूरोप की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। और इतिहास चित्रकारी पेंटिंग तो है जो कि इतिहास के जीतों के दृश्य को दिखाती है। तो चारों ऑप्शन क्लियर। अब आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चंस, इन द लेट 18th century the presidents of Bombay, Madras and Bengal developed from spreading fast। मतलब 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ। तो 18वीं शताब्दी के लगभग ईस्ट इंडिया कंपनी का जो उनके व्यापारिक केंद्र थे, तो कौन कौन व्यापारिक केंद्र से वहाँ का डेवलप हुआ है, इसके बारे में पूछा गया है। तो 34th क्वेश्चन का आ जाएगा, फर्स्ट ही आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा दोस्तों। इसका फर्स्ट है, सूरत, मद्रास और कलकत्ता, इन व्यापारिक केंद्रों से इन्होंने सफलता हासिल की थी। 18वीं शताब्दी के अंत में कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे शासन शहर बन गए थे, है ना। और ये सूरत, मद्रास और कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखानों या व्यापारिक पदों को से विकसित हुए थे और राष्ट्रपति के प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए बनाए गए थे और ब्रिटिश सत्ता के ये केंद्र बन गए थे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चंस, ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी बौद्ध से संबंधित ये प्रश्न है दोस्तों। सीटेट के अंदर बौद्ध धर्म और जैन धर्म से कोई ना कोई क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो इस टॉपिक को आकर अच्छे से आप क्लियर कर लेना, ठीक है। और साथ में प्रीवियस पेपर को भी देखते चलिएगा। ओके साथियों, तो इसमें पढ़ते हैं दो स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है, बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मंगाई गई। और दूसरा है, महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ। तो इसका ऑप्शन होगा सेकंड। ए गलत है किंतु बी सही है। बिल्कुल देखो, आसानी से समझ सकते हैं। पहले गलत देख लेते, बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थित कुछ संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियां दिखाई गई, ऐसा नहीं था। जबकि दूसरा है, महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ। ठीक है दोस्तों।
क्या हुआ था, बौद्ध दो साम्राज्यों में बढ़ गया था, महायान और हीयान में बढ़ गया था। महायान बुद्ध की मूर्ति रूपा में पूजा करता और सोचता कि महात्मा बुद्ध भगवान थे, और जबकि हीनयान समुदाय बुद्ध को मानव के रूप में मानते थे और जिन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था, और मूर्ति रूप में उनकी पूजा नहीं की जाती थी। और महायान में बोधिसत्व की पूजा की और महायान के नियम पढ़े। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 36 नंबर क्वेश्चन है, माहलवारी और रैयतवारी के बारे में पूछा गया। माहलवारी रैयतवारी राजस्व प्रणाली के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें किस प्रकार रेवेन्यू लिया जाता था उस समय, देखो क्वेश्चंस। कंसिडर द स्टेटमेंट ए एंड बी अबाउट माहलवारी एंड रैयतवारी सिस्टम ऑफ रेवेन्यू एंड चॉइस द करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ठीक है, देखते हैं। इसमें दो स्टेटमेंट दे के, फर्स्ट है माहलवारी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए युक्ति थी, जबकि रैयतवारी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी। इस करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ पढ़ते हैं। माहलवारी में गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयतवारी को में किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था। तो बी स्टेटमेंट भी इज करेक्ट है। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन का होगा थर्ड ऑप्शन है वी। दोनों दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच के अंतर को सही स्पष्ट करते हैं। तो दोस्तों एक नज़र में देख लेते हैं माहलवारी का टेक्स्ट क्या था और रैयतवारी क्या टेक्स्ट था। तो पहले माहलवारी की बात करते हैं या रैयतवारी की जाए तो माहलवारी रेवेन्यू की बात की जाए थी। माहलवारी की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने की थी। और कब की थी? 1833 में की थी। इसमें भूमि और महलों में विभाजित किया गया था, जिसमें एक से अधिक गांव थे और राजस्व ग्राम प्रधान द्वारा एकत्र किया जाता था। जो राजस्व का रेवेन्यू है डायरेक्ट गांव वालों से ना लेकर प्रधान मुखिया, गांव का मुखिया होता उसके द्वारा रेवेन्यू लिया जाता था। जबकि रैयतवाड़ी में क्या था? रैयतवाड़ी रेवेन्यू में क्या था? ये 18वीं शताब्दी के अंत में मद्रास के गवर्नर सर थॉमस मोनेरो द्वारा 1820 में भू राजस्व की एक रैयतवाड़ी प्रणाली की स्थापना की। कब की थी? 1820 में। एक ये भी क्वेश्चन तैयार हुआ। और जो खेती के मालिक थे उनसे ना सीधे कर वसूला जाता था, डायरेक्ट टैक्स या रेवेन्यू लिया जाता था। ठीक है, ये दोनों ही बात स्पष्ट हो गई। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ए टम्ब ऑफ सूफी संत इज नोन एज। सूफी संत के मकबरों को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? ये जो मुस्लिम समुदाय के जो संत लोग थे या जो भी फकीर थे, जो श्रेष्ठ व्यक्ति थे, तो उनका जहाँ दफनाया जाता है तो उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो उस स्थान को दरगाह कहा जाता है। ठीक है, और मतलब दरगाह एक धार्मिक आकृति है या कब्र है, और कब्र के ऊपर जो मंदिर टाइप से जो बना है तो सूफियों के उच्च सम्मान रखा जाता है उसके लिए, इसलिए उनकी कब्र या दरगाह को लोग तीर्थ यात्रा बन गए और उनके सम्मान को, तो उस स्थान को दरगाह कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। विशिष्टाद्वैत को सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया था। किसने किया गया था विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को? तो विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को 4 ऑप्शन देखे, रामानुज द्वारा, पासवान द्वारा, एकनाथ द्वारा और शकुभाई द्वारा। तो ये विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत रामानुज के द्वारा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से देखते हैं। कंसिडर द स्टेटमेंट ए एंड बी ऑन दीवानी अदालत स्टैब्लिश इन 1772 इन इंडिया एंड चॉइस द करेक्ट आंसर। मतलब करेक्ट मैचिंग वाला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाला। भारत में 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। तो दीवानी अदालत 1772 में स्थापित की गई थी, उसके बारे में 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। ये एक फौजदारी अदालत थी, और बी है ये यूरोपियन जलाधीशों की अध्यक्षता में चलाता था। तो इसका ये है कि फौजदारी अदालत थी, ये स्टेटमेंट गलत है फर्स्ट वाला, और दूसरा राइट है। तो ऑप्शन में क्या आ जाएगा? ए गलत है किंतु बी सही है। ठीक है, ए गलत है।
1772 में न्याय की एक नई प्रणाली स्थापित की गई थी, है ना, जिसमें 2 अदालतें अपराधी और दीवानी थी। दीवानी अदालत को दीवानी अदालत कहा जाता था, इसलिए कहा जाता था क्योंकि भारतीय कानून की व्याख्या मौलवी और हिंदू पंडितों द्वारा की गई थी जो यूरोपीय कलेक्टर के लिए थे, जो सिविल अदालत की अध्यक्षता करते थे। तो ठीक है, बात करते हैं 40 नंबर क्वेश्चंस की। रिफर्स टू गैरिसन नगर से अभिप्राय है, तो सीधे आंसर की तरफ पढ़ेंगे। इसका है गैरिसन नगर से क्या है, तो किलेबंद बसा जहाँ सैनिक रहते थे। ठीक है, इसको देखते हैं भाई। अगर होते हैं उनको किलेबंद बसा जहाँ मतलब सैनिक रहते थे उस जगह को गैरिसन नगर कहते थे। तो मतलब क्या होता था, गैरिसन शहर सैनिकों की किलेबंद बस्ती हुआ करती थी और सुल्तानों ने शायद ही कभी शहरों के भीतरी इलाकों को नियंत्रित किया होगा, इसलिए आंतरिक सीमा के साथ अभियान का पहला सेट गैरिसन क्षेत्रों के भीतरी इलाकों को मजबूत करने के उद्देश्य से होता था। तो ये किलेबंद बसाव को जहाँ सैनिक रहते गैरिसन नगर कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन से। 2 कथन दे रखे हैं। जब लंदन में, हाँ, इट विल बी 7:30 PM इन इंडिया, 2 PM in London region R India is located east of Greenwich of 82 degree 30 east। नंबर क्वेश्चंस के दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है और ए और दोनों सही है और आर एक ही आर सही व्याख्या करता है कि बोथ एंड ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। किसमें है ये? तीसरे वाले ऑप्शन में है। टाइम प्रणाली जो ग्रीनविच है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत में ना क्या 82 डिग्री 30 ईस्ट पर ग्रीनविच के पूर्व में स्थित है। भारत का ग्रीनविच है ना उसके GM पूर्व में स्थित है। ये GMT से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। और तो भारत में जब यहाँ दोपहर के जब लंदन के अपराह्न 2 बजे होंगे यानी दोपहर के 2 बजे होंगे तो भारत में कितना बजा होगा 7:30 बजा होगा, यानी 5.5 घंटे आगे हैं अपन लोग। ठीक है, क्योंकि अपना ग्रीनविच से 82 से पूर्व में स्थित है इसलिए। ठीक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर, ये अपन लगा ही चुके हैं। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पे। कंसिडर द स्टेटमेंट ABC ऑन टाइम जोन एंड चॉइस द करेक्ट आंसर। समय क्षेत्र पर दिए गए ABC कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए, ये बात बिल्कुल राइट है। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 क्षेत्र में बांटा गया, ये बिल्कुल सही है। और तीसरा, प्रत्येक समय क्षेत्र में 15 डिग्री देशांतर के क्षेत्र को घेरता है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो किसमें ABC सभी सही है, ABC ऑल और इज करेक्ट। चॉइस द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटमॉस्फेयर लेयर्स बिगिनिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस। पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सभी क्रम को चयन कीजिए। देखो, वायुमंडल की परतों से संबंधित एक न एक प्रश्न हर बार आता है, तो ये भूगोल वाला टॉपिक से है, तो इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेना। ठीक है, तो इसमें मैंने पूछा पृथ्वी की सतह से मतलब शुरू करके वायुमंडल की परतों को से एक सही क्रम क्या होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन है सप्ताह मंडल मध्यमंडल। चलो ठीक है, आंसर की तरफ ही बढ़ते हैं और फिर उसको देखते हैं। नंबर क्वेश्चंस का होगा सही क्रम होगा, पहले क्षोभमंडल होता है, फिर समताप मंडल होता है, फिर मध्यमंडल होता है, फिर वायुमंडल होता है और वायुमंडल होता है। ट्रोस्फियर, स्ट्रोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। देखो इनको थोड़ा सा यहीं पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जो ट्रोस्फियर होता है ये क्षोभमंडल वायुमंडल की
सबसे निचली परत होती है, जहाँ पृथ्वी का अधिकांश मौसम से संबंधित घटनाएं इसी परत पे होती है। ठीक है, ये फर्स्ट हो गई। और सेकंड है स्ट्रोस्फियर। ये क्या ट्रोपोस्फियर के ऊपर ही होगी, यानी चौमंडल के ऊपर होगी। तो ये स्ट्रोस्फियर और ट्रोपोस्फियर के ऊपर ट्रोपोस्फियर द्वारा इसे अलग किया जाता है। यहाँ पर इसे ओजोन परत भी होती है, यानी कि समताप मंडल कहते हैं इसको। ठीक है, तीसरा है मेसोस्फियर। वह परत है जहाँ वायुमंडल में प्रवेश करने पर अधिकांश उल्काएं जल जाती है। देखो कल लास्ट क्वेश्चन पेपर में ये आए थे कि उल्का जो आकाश से गिरने वाली उल्कापिंड किस लेयर पे जल जाती है, तो वो मध्यमंडल की बात हुई थी। ठीक है, और फोर्थ है थर्मोस्फियर। वह परत है जो आयनोस्फियर भी है। इसका व्यवहारिक महत्व है क्योंकि ये रेडियो तरंगों के प्रसार में मदद करता है। एक प्रश्न ये भी बनता है कि रेडियो तरंगों कहाँ पे होती है, वायुमंडल में होती है। फिर आता है एक्सोस्फियर यानी बहिर्मंडल। तो ये एक्सोस्फियर वायुमंडल की सबसे भारी परत है, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन आदि की बहुत कम घनत्व बेहद कम घनत्व होती है। इसमें अधिकांश उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। तो ठीक है, अपन ने सभी लेयर्स को देख लिया, पांचों लेयर्स को एक नज़र में देख लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 44 नंबर क्वेश्चन है, द फॉलोइंग रीजन्स, ऋतु निम्नलिखित कारण में से किस कारण से होती है? किस कारण से होती है भैया ऋतुएं? देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, पृथ्वी का अक्ष अपनी कक्षीय सतह से 66 से 1/2 डिग्री का कोण बनाता है। की सीधी किरणें 23.5 डिग्री दक्षिण पर पड़ती है। और थर्ड है पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुकाव होना। बिल्कुल राइट, यही ऑप्शन इज करेक्ट है। तीसरा वाला इज करेक्ट आंसर। रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड द इंक्लेशन ऑफ एक्सिस इन द सेम डायरेक्शन, पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुकाव होने के कारण ही मौसम परिवर्तन यानी ऋतुएं परिवर्तन होती है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संघटक है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम। यहाँ पर इन्होंने वायुमंडल में कौन सा संघटक में सबसे ज़्यादा मात्रा है, तो देखते हैं इसमें किसकी है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन आ गया। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की रहती है, ये आप लोग सभी जानते ही हैं। नाइट्रोजन की रहती है, कितनी रहती है नाइट्रोजन की? नाइट्रोजन की रहेगी 78.09, ठीक है। और ऑक्सीजन की रहती है 20.95%, और 0.93 ऑर्गन की रहती है, और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड की रहती है, और बाकी अन्य गैसें रहती हैं। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर इसके बाद ऑर्गन, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओशन करंट्स इज आर करेक्ट, मतलब महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें तीन स्टेटमेंट दे रखे। ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल की उष्ण कटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती है। बी स्टेटमेंट है लेब्राडोर एक गर्म धारा है। और सी स्टेटमेंट है जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती है वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। स्टेटमेंट करेक्ट होगा, ए और सी सही है। तो ए और सी क्यों सही है? महासागर की धाराएं ना निश्चित दिशाओं में महासागर की सतह पर निरंतर चलने वाली, मतलब निरंतर बहने वाली जल की धाराएं हैं। ये क्षेत्र के तापमान की स्थिति को प्रभावित करती है और गर्म या ठंडे हो सकते हैं। और शीत धाराएं ध्रुवीय उच्च अक्षांश से उष्ण कटिबंधीय या निचले अक्षांश लेब्राडोर तक पानी ले जाती है। अब वे क्षेत्र जहाँ गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं तो दुनिया के सर्वोत्तम मछली पकड़ने के मैदान भी यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 47 नंबर क्वेश्चन, द
डिपोजिशनल फीचर ऑफ ए ग्लेशियर इज़ द कोल्ड। हिमवंत के निक्षेपण को कहा जाता है, तो ये हिमोड़ कहा जाता है। एक इजी क्वेश्चन सी है ये, हिमोड़ दूसरे नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। छोटा सा देखते हैं। ग्लेशियर द्वारा छोटी और बड़ी चट्टानों को जगह पर मतलब गिराया जाता है, एक जगह गिराया जाता है और उसे मोरेन भी कहा जाता था। ग्लेशियर किनारों पर बने चट्टानों पदार्थ के ढेर का एक पार्श्व मोराइन माउंटेन कहा जाता था। तो जहाँ दो ग्लेशियर जुड़ते हैं इसे औसत दर्जे को मोरन भी कहा जाता है। तो हिमनत निक्षेपण हिमोड़ कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, फोर्टी 48 नंबर क्वेश्चन है। स्टेटमेंट ए एंड वी डिस्क्राइब द फीचर ऑफ फॉलोइंग वेजिटेंस। कथन ए और वी निम्नलिखित वनस्पति में किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं। ये वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 डिग्री और 70 डिग्री में पाई जाती है। इसे टेगा के नाम से भी जाना जाता है। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो सीधे अपन ऑप्शन की तरफ पढ़ते हैं। इसको शंकुधारी वन कहते हैं, ठीक है। अब शंकुधारी वन जो है, इनकी रचना क्या है, सुई की जैसी होती है, जो बड़े पैमाने पर सदाबहार वृक्षों की होती है और उत्तर यूरेशियन संकेत जंगलों का टेगा या बोरियल वन भी कहा जाता है, जो 50 से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश में पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते 49 नंबर क्वेश्चन की तरह। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए फीचर ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। और ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है, ये नोट लगा हुआ, तो ठीक है। इसमें सीधे अपन आंसर की तरफ ही बढ़ते हैं। भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है। ये ऑप्शन इज फोर्थ गलत है, बाकी ऊपर के तीनों राइट है। और ये भूमि कृषि के लिए क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती, ये चीज़ नहीं होती, तो इसे फोर्थ ऑप्शन है इसे करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चंस का। ह्यूमन्स कैन फ्लोट इन द डेड सी बिकॉज। तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं, क्योंकि क्यों तैर सकते हैं भाई? क्योंकि इसमें सीधे आंसर की तरफ चलते हैं। नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है, इस कारण इसमें तैर सकते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट, तो क्या होता है तैराक मृत सागर, है ना, मृत सागर की सीमा है ना जॉर्डन से पूर्व और इजराइल और पश्चिम से लगती है, और ये जॉर्डन दरार घाटी में स्थित है। और मुख्य सहायक नदी इसकी कौन सी है? जॉर्डन नदी है। पानी की असामान्य रूप से उच्च नमक सामग्री से बहुत घना बनाती है, तो ये प्राकृतिक उछाल के कारण मृत सागर में तैरना आसान बना देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द स्टेटमेंट ए एंड वी अबाउट लैंड यूज द एंड चॉइस द करेक्ट आंसर। मतलब भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और वी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है। और बी स्टेट में भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति द्वारा निर्धारित होती है। तो इसके तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए नहीं जाता, सिर्फ कृषि और वन के लिए नहीं, और भी अदर एक्टिविटी भूमि पे होती है, वो तो आप सब जानते ही हैं, ठीक है। भूमि उपयुक्तता अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होता है, नहीं, इसकी उपयुक्तता सिर्फ स्थलाकृति के लिए होती है, लेकिन और भी। तो ठीक है दोस्तों, भूमि के उपयुक्त मुख्यतः अपनी स्थलाकृति द्वारा निर्धारित होता है, ये नहीं होता स्थलाकृति नहीं, इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है भूमि की। तो इसके दोनों स्टेटमेंट गलत है, ए और बी दोनों स्टेटमेंट गलत है, ठीक है दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए वीडियो को आज अपन सिर्फ 21 क्वेश्चन ही लेते हैं, बचे हुए 39 क्वेश्चन अपन नेक्स्ट पार्ट में लेंगे। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना वैल्यूएबल फीडबैक अवश्य दीजिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।